टॉपिक, तीसरी क्लास है आज हमारी। तो नमक उद्योग के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे भी नमक की बात अगर हम करते हैं तो नमक उत्पादन के अंदर, नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। उत्पादन में चौथा स्थान है। चौथा स्थान किसका है? राजस्थान का है। परंतु नमक जो तैयार किया जाता है ना, ये कहाँ से तैयार किया जाता है? कहाँ? महासागरों से भी तैयार किया जाता है, यानी तटीय क्षेत्रों से भी तैयार किया जाता है, और कुछ खारी झीलों से भी तैयार किया जाता है। तो इसीलिए यदि हम बात करें झीलों से उत्पादन की, झीलों से नमक उत्पादन की यदि हम बात करते हैं, नमक उत्पादन की यदि हम बात करते हैं, तो तब राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। यह राजस्थान कुल उत्पादन का 8.5% ही उत्पादन कर पाता है। भारत में कुल जितना उत्पादन होता है नमक उत्पादन, उसका 8.5% उत्पादन कर पाता है। परंतु यदि हम झीलों से बात करें तो झीलों में से राजस्थान 8.7% नमक उत्पादन करता है झीलों में से, और ये उत्पादन केवल और केवल सांबर झील से होता है। सांबर झील से इतना उत्पादन जो है हमारे पास में होता है, सांबर झील से। कैसे? दोबारा देखिए भी पूरे, यदि हम भारत की बात करें कि भारत में जितना भी नमक उत्पादन किया जाता है, उस नमक उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान आएगा, और उसमें योगदान कितना रहेगा? 8.5% रहेगा। परंतु झीलों की बात करें, देखो सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है, सर्वाधिक जो खारी झील है या सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो भारत में है चिल्का झील। चिल्का झील, और चिल्का जो है ये उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में। और यह एक लेगुन झील है, यानी कि इसमें महासागरीय पानी है। इसमें पानी कौन सा है? महासागरीय जल है। ठीक है, लेगुन का सीधा सा अर्थ है कि इसमें महासागरीय जल है। परंतु जो हमारे पास में दूसरे जो नंबर पे जो खारे पानी की झील आएगी भारत की, वो आएगी सांबर झील। सांबर झील खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो कि राजस्थान में है। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी कहलाएगी। और ये जो झील है ये आंतरिक झील है। ये किस प्रकार की है? आंतरिक झील है। इसको किसी और से भी समुद्र का पानी नहीं मिलता, क्योंकि समुद्र के पानी में ऑलरेडी नमक होता है। तो यदि हम बात करें कि आंतरिक झीलों से नमक उत्पादन की बात करें, या भारत के आंतरिक क्षेत्र में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो तब हमारा सांबर झील का नाम आएगा। और अगर डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो तब हम क्या कहेंगे? चिल्का। प्रश्न को दोबारा सुनिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, दूसरी सांबर। आंतरिक भागों में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांबर आएगी। ठीक है, अब इसमें झीलों से यदि हम नमक की बात करें, क्योंकि जो भी झीलें हैं वहाँ से जो नमक निकाला जाएगा, उसमें से सांबर झील कितना उत्पादन करती है, तो सांबर झील का उत्पादन कितना है? 8.7% है। परंतु जितना भी उत्पादन राजस्थान में हो गया, वह उत्पादन पूरे भारत का कितना प्रतिशत कहलाएगा? तो 8.5% कहलाएगा। हालांकि ये दोनों आंकड़े आसपास के हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अब आगे देखिए जरा, क्योंकि हमने इसमें केवल झीलों से ही नमक को लेना है। अब देखते हैं, जब झीलों से नमक तैयार करने के लिए अब हमारे पास में 2-3 विधियाँ होती हैं। एक होती है हमारे पास में वायु प्रवाह विधि। वायु प्रवाह विधि, इसमें वायु प्रवाह से जो नमक तैयार किया जाता है उस नमक को रेश्ता कहते हैं। रेश्ता नमक, रेश्ता नमक कहा जाता है। एक होती है हमारे पास में क्यार विधि। क्यार विधि, तो क्यार विधि के द्वारा जो नमक तैयार किया जाता है उसे क्यार नमक कहते हैं। क्यार नमक कहा जाता है। और एक है हमारे पास में, यानी ये जो नमक तैयार करना है, अब देखिए क्यार विधि में क्या होता है कि क्यारियाँ बना ली जाती हैं। छोटी छोटी क्यारियों में लवणीय जल डाला जाता है। लवणीय जल डाला जाता है, और जब वह जल सूख जाता है, यानी वाष्प हो जाता है, जल क्या हो जाएगा? वाष्प। क्योंकि हमने छोटी क्यारियाँ बनाई,
उसमें पानी डाल दिया हमने, अब वहाँ से वाष्प हो जाएगा तो पीछे जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम उससे क्या नमक तैयार करेंगे, क्यार नमक तैयार करेंगे। एक वायु प्रवाह होती है तो इसी प्रकार की, यानी पानी गिरता रहता है नीचे की ओर, तो वहाँ तेज हवा के द्वारा भी वहाँ पर क्या किया जाता है, वायु प्रवाह से तैयार की जाती है नमक। एक हमारे पास में है कि पंचभद्रा। देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहला उत्पादन सांबर का है, दूसरा उत्पादन जो किसका है, पंचभद्रा का है, तीसरी खारे पानी की झील कौन सी है, डीडवाना है, डीडवाना। पंचभद्रा कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है, बालोतरा बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर। और डीडवाना कहाँ पे है, नागौर के अंदर है डीडवाना, नागौर में डीडवाना है। सांबर झील कहाँ पे है, तो सांबर झील जो है जयपुर में है, लेकिन इसकी तीनों सीमाएं लगती हैं, नागौर, जयपुर और अजमेर। जहाँ पर ये तीनों जिलों की सीमा है उस क्षेत्र में सांबर झील है। परंतु इसका सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किस में आता है, जयपुर में आता है, इसलिए हम इसको सांबर झील को कहाँ बोलते हैं, जयपुर में बोलते हैं। अब जो पंचभद्रा है, तो पंचभद्रा में क्या किया जाता है, खारवाल जाति के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। अभी तो यहाँ पर कौन करता है, खारवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। डीडवाना में बात करें तो डीडवाना में जो नमक उत्पादन करने के लिए जो छोटी संस्थाएं हैं, नमक उत्पादन की संस्थाओं को क्या कहते हैं, तो देवल कहा जाता है। अभी देवल, ठीक है ना, इन संस्थाओं को क्या कहते हैं, देवल कहा जाता है। कहाँ पे, डीडवाना के अंदर। पंचभद्रा में कौन करता है, खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। सांबर झील, अब ध्यान रखना इन 3 जिलों में से 2 जिलों जो हैं वो राज्य सरकार के अंडर में है, और सांबर झील जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। यानी इसमें से जो नमक तैयार किया जाएगा वो केंद्र को जाएगा, और इनमें से नमक तैयार किया जाएगा तो वो राज्य में रहेगा। सांबर में क्या किया, सांबर के अंदर उन्होंने सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की, साल्ट लिमिटेड की स्थापना की। कहाँ पे की है, जयपुर के अंदर की जाती है, सांबर झील के पास में ही, मतलब सांबर झील के अंदर, तो 1964 के अंदर, ठीक है। जबकि डीडवाना में यदि हम बात करें, डीडवाना झील में बात करते हैं, एक हमारे पास में है साबू साल्ट परियोजना, साबू साल्ट परियोजना। तो साबू साल्ट परियोजना कहाँ पे है भाई, नागौर के अंदर। सांबर साल्ट परियोजना कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और ये सांबर साल्ट परियोजना जो है ये किसके अंतर्गत आती है, यानी सांबर झील से जो नमक तैयार किया जाएगा वो किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। यह राज्य सरकार की है, तो राज्य सरकार ने यहाँ पे क्या बनाया है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की है। कहाँ पे की है, नागौर के अंदर, नागौर में इसकी स्थापना की है। अब ये क्या करती है, अभी ये नमक तो बनाती है, नमक के साथ साथ में, क्योंकि हमें हर जगह पर खनिज तो मिलता ही मिलता है, खनिज के साथ में कुछ अन्य उप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा, ये कब शुरू किया गया था, 1960 के अंदर। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक तो है सोडियम सल्फेट, और एक है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट, यहाँ पे 2 अन्य कारखाने लगाए हुए हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नागौर के अंदर ये क्या करती है, डीडवाना से नमक तैयार करती है, उस झील से नमक उत्पादन करती है, और इसी के अंतर्गत 2 कारखाने लगाए गए हैं, जिसमें से एक में सोडियम सल्फेट अलग किया जाता है, दूसरे में सोडियम सल्फाइड अलग किया जाता है, इस प्रकार से। और यही सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड हमें आगे चलकर काम आते हैं। सोडियम सल्फेट जो है ये हमने कांच उद्योग के अंदर इसका प्रयोग किया था, सोडियम का भी कांच उद्योग में सोडियम का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये उत्पाद हैं।
और इनसे क्या बनाया जाता है, कागज़ बनाने का प्रयास किया जाता है, कागज़ बनाने के कारखाने लगाए गए हैं, कागज़ बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में नमक उत्पादन है। तो नमक के अंदर हमने देख लिया कि डिडवाना में जो छोटी संस्थाएं होती हैं उसे देवल कहते हैं, और खारवाल जाति जो है वो पंचभद्रा में नमक तैयार करती है। इसके अलावा जो हमने रेस्ता नमक है वो कैसा होता है, वायु प्रवाह के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और क्यार नमक किस प्रकार का होता है, जो छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके उत्पादन करते हैं। जो क्यारियों में लवणीय जल जो डाला जाता है ना, उसे ब्राइन कहते हैं। इस जल को क्या बोलते हैं भी, ब्राइन। ब्राइन, तो ब्राइन क्या है, लवणीय जल होता है जिसे क्यारियों के अंदर छोड़ा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी हमारे पास में झीलें हैं, जैसे ताल छापर है तो ताल छापर होगी, लूणकरसर होगी, इनमें भी क्या है, नमक उत्पादन होता है, परंतु वह उच्च कोटि का नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि नमक जो होता है वो किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से, किससे भी, सोडियम क्लोराइड से बनता है। परंतु आपके यहाँ पर क्या पाया जाता है, सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, पानी में फ्लोराइड पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से तो अपन कहीं ऐसा करो कि ये पानी आप गर्म करके उबालो, उसमें जो पीछे बचेगा, आपने देखा भी होगा कि अपने बर्तनों को जो चिपक जाता है वो फ्लोराइड होता है, ठीक है ना, वाइट कलर का, तो वो नमक नहीं होता है, नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा उद्योग है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग यानी इसमें हम खाद बनाने के, उर्वरक बनाने के, कीटनाशक बनाने का कार्य किया जाएगा रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो एक हमारे पास में है रासायनिक का जो कारखाना था, जिसमें आप देखेंगे यही अभी हमने देखा, स्टेट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, कहाँ पर है ये, नागौर में। कहाँ है ये, नागौर के अंदर है। तो ये भी क्या करेगा, केमिकल, देखो केमिकल यहाँ पर भी मिलेगा अपने को। इसके बाद में देखें दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड कहाँ पर होगा ये कॉपर लिमिटेड, जहाँ से कॉपर मिलेगा। कॉपर क्या होता है, तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू। तो यहाँ पर क्या है, इसके यानी कि रासायनिक खाद बनाने का भी साथ में रासायनिक उत्पाद बनाए जाते हैं यहाँ पे, उत्पाद, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कहाँ पे है ये, हिंदुस्तान जिंक। जिंक का मतलब क्या होता है, जिंक लिमिटेड, देबारी, देबारी उदयपुर। किसकी खान थी यहाँ पे देबारी उदयपुर में, देबारी उदयपुर में खान किसकी है, तो सीसा जस्ता की खानी थी, सीसा जस्ता। तो जिंक क्या होता है, जस्ता, जिंक किसे कहते हैं, जस्ता को कहते हैं। तो जस्ता जो हो गया, जिंक हो गया। अब जैसे हमने जिप्सम का प्रयोग किया था, जिप्सम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग हमने किया था लवणता को कम करने के लिए, लवणता को कम करने के लिए, यानी क्षारीयता को कम करने के लिए, क्षारीयता को कम करने के लिए। अब यानी कि अपने पास में यदि भूमि के अंदर क्षारीयपन बढ़ गया है, लवणता बढ़ गई है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर अम्लीय बढ़ जाए तो किसका प्रयोग किया जाएगा, अम्ल यानी एसिड बढ़ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, जिंक का प्रयोग करेंगे। किसके लिए भी, एसिड यानी कि अम्लीयता, समझ गए। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए हैं, ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं। अब आप देखो क्षारीयपन को ख़त्म करने के लिए, क्षारीयपन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे आपने पानी के अंदर नमक मिला लिया, थोड़ा सा नमक मिला लिया 1 चम्मच, अब उसको पियोगे, क्या पी सकते हो पानी को। और अगर आप उसमें नींबू डाल दो तो पी सकते हो, शिकंजी बन जाएगी, पी सकते हो ना। तो वो नींबू क्या है, नींबू अम्ल है,
नींबू अम्लीय पदार्थ होता है और नमक क्या है, क्षारीय। तो क्या किया हमने, उसमें अम्ल डाल करके उसका क्षारीयपन दूर कर दिया, तो अब हम उसे पी सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि जिप्सम क्या होता है, खुद अम्ल है एक, जिप्सम क्या है, खुद एक अम्ल, जबकि जिंक क्या है, एक क्षार है। तो इस प्रकार से होता है। क्या होता है इसका पीएच मान देना है, 7 से कम होगा तो वो क्षार होगा या अम्ल होगा, 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय होता है ना। ठीक है, वापस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते साइंस। अब देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड होगी, देवारी उदयपुर के अंदर है। इसके बाद अपन देखते हैं तो जैव उर्वरक कारखाना, जैव उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया, भरतपुर में स्थापित किया गया, भरतपुर के अंदर। ठीक है, और यह प्रथम जैव कारखाना था, अभी जैव उर्वरक कारखाना था, भारत का ये प्रथम उर्वरक कारखाना था। अभी जैव का मतलब क्या हुआ, जैविक, यानी अब यहाँ पे केमिकल का प्रयोग नहीं है, इसमें किसका काम हो रहा है, जैविक पदार्थों का कार्य किया जा रहा है। और चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं तो श्री राम फर्टिलाइजर्स ये कहाँ पे है, कोटा में। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे है, कोटा में है। एक हमारे पास में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स, तो ये कहाँ पर है, ये है गड़ेपान कोटा के अंदर है, गड़ेपान कोटा में स्थित है। क्या है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स है, जहाँ से आप देखते होंगे, अगर आपने खेतों में, अगर आपके खेत हैं, आपने यूरिया डाला हो खेत में, तो उसमें देखोगे आप नीचे उस यूरिया की जो गट्टा होता है उसके नीचे लिखा होता है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स। बाकी अलग अलग होता है कि कोई किसी कंपनी का होता है, कोई किसी कंपनी का होता है। फिर देखिएगा जरा, गड़ेपान कोटा के अंतर्गत है, केमिकल वर्क्स है। यह भारत की भी, उत्तर भारत की है सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे अधिक सर्वाधिक उत्पादन की कंपनी है। क्या उत्पादन करती है ये रासायनिक खाद बनाती है, तैयार करती है, रासायनिक खाद। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए, दी केमिकल लिमिटेड। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ना, केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, ये कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे मिलेगी हमें, ये धौलपुर के अंदर, धौलपुर में है। इस प्रकार से तो ये भी क्या करती है, खाद बनाने का कार्य करती है। क्लियर है। तो ये हमें थोड़ा सा खाद के बारे में ध्यान रखना है कि किस प्रकार से रासायनिक खाद उर्वरक तैयार की जाती है, वो रासायनिक उद्योग हो जाएंगे हमारे पास में। नमक के बारे में हमने देख लिया, पीछे उद्योगों के बारे में देखा है दूसरे। तो आपने ये सभी बाद में आगे चल करके हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि राजस्थान के अंदर उद्योगों का स्थानीयकरण किस कारण से हुआ है। अब लास्ट एक और देख लीजिए जिसके अंदर हमने देखना है किसके बारे में भी, लास्ट आ गया हमारे पास में इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले सिमको वैगन फैक्ट्री, सिमको वैगन फैक्ट्री। वैगन क्या होते हैं अभी, वैगन 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 सिमको वैगन फैक्ट्री। तो ये कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। भरतपुर में इसमें क्या किया जाता है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे।
तो जो रेल के डिब्बे होते हैं उन्हें वैगन कहते हैं। रेल के डिब्बे जो होते हैं वैगन कहलाते हैं। और उसके बाद देखिए एक था हमारे पास में कैप्स्टन मीटर कंपनी। कैप्स्टन मीटर कंपनी ये जो है जयपुर और पाली में है। जयपुर और पाली में है। क्या करती है अभी ये पानी के मीटर बनाती है। अभी पानी के मीटर, जैसे बिजली के मीटर होते हैं ना, ऐसे पानी के मीटर बनाए जाते हैं कैप्स्टन मीटर कंपनी के द्वारा। और धीरे धीरे उनको लगभग इंस्टॉल किया जा रहा है हर जगह पर। अब इसका जो बिल है, बिल इस मीटर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। उसमें से पानी होकर के गुजरेगा, तो वो पानी पे डिपेंड करता है कि कितना पानी आपने यूज़ किया है, कितना पानी आपके घर में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। फिर देख पाएंगे आप, एक हमारे पास में है जयपुर मेटल्स। तो जयपुर मेटल्स जो है ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर ही है, जयपुर में ही है। और यह बिजली के मीटर बनाती है। बिजली के मीटर बनाने का कार्य है इसका, बिजली के मीटर बनाने का कार्य है। इसके बाद में देखेंगे मान इंडस्ट्रीज। कॉरपोरेशन। तो मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है ये कहाँ पर है? मान इंडस्ट्रीज, तो ये भी जयपुर के अंदर है। तो यह लोहे के टावर बनाती है। भी लोहे के टावर बनाने का कार्य करती है मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसके बाद में देखते हैं तो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन होगी। और एक है हमारे पास में बियरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग के नाम से है। इंजीनियरिंग कंपनी, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि जयपुर के अंदर ही है, जयपुर में है। और यह बियरिंग बनाने कार्य करती है। बियरिंग क्या होते हैं? जिसको बैरिंग बोलते हैं, बियरिंग, ठीक है, जो कि गाड़ियों के अंदर, पहियों के अंदर या हर जगह पर डोर के अंदर जो लगे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे रोल यानी कि गोलियां सी होती है, वो घूमती है ना। तो बेयरिंग कंपनी है, बेयरिंग बनाने कार्य करती है। यह एशिया की सबसे बड़ी बेयरिंग कंपनी है। एशिया की सबसे बड़ी बेयरिंग कंपनी है, ठीक है, बेयरिंग कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, अजमेर के अंदर है ये, अजमेर में है। तो यह क्या करती है? घड़ी बनाने का कार्य करती है। घड़ी व यंत्रों का निर्माण करती है, घड़ी व यंत्रों का निर्माण करती है। कौन भी? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि अजमेर के अंदर है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसके। इंजीनियरिंग के अंदर और क्या क्या बनता है राजस्थान के अंदर। तो एक हमारे पास में थी भी लोको एंड कैरेज कंपनी, लोको एंड कैरेज कंपनी, यानी कैरी करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोको शब्द जो होता है ये किससे संबंधित है? लोको, ट्रेन से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, ये अजमेर के अंदर है, अजमेर में। तो यहीं से ही भारत का पहला लोको इंजन जो है, लोको इंजन का निर्माण
लोको इंजन का निर्माण जो है वो कहाँ पे किया गया था, इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर अजमेर में किया गया था। तो यह क्या करती है, एक तो इंजन बनाने का, इंजन को मरम्मत करने का कार्य करती है, मरम्मत व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कार्य करती है, डिब्बे बनाने का कार्य करती है भी। ये मालगाड़ी के डिब्बे बनाएगी। कैरेज हो गया यानी कैरी करना, ठीक है ना। तो कैरी किस में किया जाता है, मालगाड़ी में माल को कैरी किया जाता है। तो इस प्रकार से लोको एंड कैरेज कंपनी हो जाएगी। और एक हमारे पास में एक और कंपनी है, वैगन्स के नाम से ही है, वैगन कंपनी कोटा के अंदर है, कोटा में, जो कि ब्रॉडगेज के वैगन बनाती है, बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ब्रॉडगेज के वैगन जो बनाए जाते हैं वो वैगन कंपनी कोटा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में इंजीनियरिंग उद्योग है। तो अब हमें जो लास्ट में इसका तो देखना है कि इन सभी उद्योगों का स्थानीयकरण, कि ये स्थानीयकरण कैसे हुआ है यहाँ पे, कि ये कोई भी उद्योग अगर हम देख रहे हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग हमें अधिकतर कहाँ मिलता है, तो सीमेंट उद्योग हमने ज़्यादातर कहाँ देखा था, चित्तौड़गढ़ के अंदर देखा था। फिर उसके अलावा दूसरा देखिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो वो हमें कहाँ पर मिला था, तो सूती वस्त्र उद्योग हमें भीलवाड़ा के अंदर मिला सबसे अधिक, उसी को ही हमने राजस्थान का मैनचेस्टर कहा। यहाँ से नोट हो गया। अब जैसे इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर ज़्यादातर उद्योग जो है वो जयपुर के आसपास अधिक है, जयपुर के आसपास, ठीक है। और देख लेते हैं, पहले सभी उद्योगों को देख लेते हैं। रासायनिक उद्योग में आप देखोगे कोटा में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक है, सबसे अधिक रासायनिक खाद बनाने का जो कार्य है वो कोटा के अंदर किया जाता है। नमक के बारे में देखें तो सांबर झील होगी, वनस्पति के बारे में देखें तो वनस्पति जो है ये भीलवाड़ा के अंदर आ गया। तो इन सब का जो कारण है, मुख्य कारण जो आप लिखेंगे, यानी कि स्थायीकरण का कारण क्या है, तो आप प्रत्येक उद्योग के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कच्चा माल, सबसे पहले क्या होगा, कच्चा माल की उपलब्धता, कि इन जगहों पर कच्चे माल की उपलब्धता है, इसीलिए हमें वहीं पर ही उद्योग स्थापित करना होता है। क्योंकि जब हमें ऐसा लगे कि भी अगर एक ऐसा उद्योग हो, जैसे मान लो सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र जो उद्योग है इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है कच्चे माल के रूप में, कपास की आवश्यकता है। तो इसे कहाँ पर लगाया जाएगा, कपास के क्षेत्र में लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कच्चा माल एक ही जगह से मिल रहा था, तो इसलिए हम इस कच्चे माल को कहीं और भी लगा सकते हैं। यानी मान लेते हैं जैसे आपके पास में चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, इसके लिए क्या है, गन्ना है। इसी के साथ में देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको लोह इस्पात, तो लोह इस्पात के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें लोहे की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता है। और एक हम बात कर लेते हैं जैसे सोने के संबंधित, ठीक है ना, सोने से संबंधित बात कर लेते हैं, सोने से संबंधित। अब सोने से संबंधित जो उद्योग होगा वो जरूरी नहीं है कि वो कच्चे माल के क्षेत्र में होगा। क्यों, क्योंकि सोना जो है बनाने के लिए ये खुद ही शुद्ध मात्रा में मिलता है, इसीलिए अब भले हम वहाँ से खोद करके यहाँ ले आए, क्योंकि वहाँ से खोद के लाएंगे तो शुद्ध मिलेगा अपने को, लेकिन लोहे के लिए हमें लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो लोहे के कच्चे माल के क्षेत्र में ही लगाना पड़ता है। कारण इसलिए क्योंकि इसमें जब हम लोहा निकालते हैं तो लोहा बहुत ही बारीक बारीक कणों में, बहुत बड़े ढेर में होता है। बड़े बड़े ट्रक कच्चे माल के लेकर के आएंगे और उसमें से 10 ट्रक लाए, एक ही ट्रक कच्चा माल मतलब लोहा निकला, तो फिर बाकी 9 ट्रकों का खर्चा पड़ गया अपने को। इसीलिए लोहा यानी कि ऐसे उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, कच्चे माल पर। अब आप कहोगे कि भाई सूती वस्त्र जो है वो कपास से बनता है, चीनी जो है वो गन्ना से बनती है, तो गन्ना तो प्योर मात्रा में ही है, उसको जब हम लाएंगे तो उसको भी तो हम ला सकते हैं ना। उसके लिए भी तो हम उद्योगों को ऐसा करें कि जयपुर में स्थापित कर दें और वहाँ पर दूर दूर से गन्ना और कपास को लेकर के आए। परंतु ये जो उद्योग है ये कैसे उद्योग है, फुट लूज उद्योग है। कैसे है, फुट लूज, वजन ह्रास उद्योग है। क्योंकि अगर हम इसको कपास को भर करके पहले लेकर के आएंगे तो आगे चल करके उसका वजन बहुत कम हो जाएगा जब तक हम उसकी पिराई वगैरह करेंगे। गन्ने की पिराई 24 घंटे में होती है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय लग गया तो इसका मतलब वो भी खत्म है। तो इसीलिए हमें वो उद्योग के बारे में देखना पड़ता है कि उद्योग किस प्रकार का है, तो इसीलिए उसी के क्षेत्र में लगाया जाए या उसकी डिमांड वाले क्षेत्र में लगाया जाए।
ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे कि फुटलूज उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो फुटलूज में अखबार भी आता है, अखबार, और एक आता है ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग। अब पहले मुझे ये बताओ कि अखबार क्यों फुटलूज उद्योग हुआ। ये अगर अखबार कहीं और बन रहा है और हमें पहुंचाना कहीं और है, तो ये उद्योग फुटलूज कैसे हुआ? क्या इसका वज़न कम हो जाएगा पहुंचाते पहुंचाते? नहीं, वज़न कम नहीं हो जाएगा, परंतु जो उसके ऊपर अखबार पर जो न्यूज़ छपी हुई है वो पुरानी हो जाएगी। अगर कहीं पर अखबार बन गया और वो दोपहर के बाद पहुंचता है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए ये किस में आता है? फुटलूज में। यानी जो बस एक बार जिसकी सुबह सुबह नीड होती है, जैसे मान लो आपको सब्जियां हैं, दूध है, अब दूध आपको दोपहर के बाद मिले तो उसका क्या मतलब? सुबह सुबह दूध चाहिए अपने को। तो इसीलिए दूध, दही, पनीर, ये सब जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां हैं, ये फुटलूज उद्योग होती हैं। अगर इनको थोड़ा लंबे समय के लिए स्टोर कर लिया तो ये खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी साथ में हमें 2 उद्योग कौन से मिलते हैं? सूती वस्त्र और चीनी उद्योग मिलते हैं। तो अब आप स्थानीयकरण का बारे में समझ गए कि अगर आपको लिखना पड़े कि सूती वस्त्र का स्थानीयकरण जो है वो भीलवाड़ा में क्यों हुआ है। अब भीलवाड़ा में हुआ है तो उसके आसपास एक तो हाड़ौती प्रदेश में क्या है? कपास उत्पादन होती है। दूसरी बात, जलवायु भी इम्पोर्टेंट होती है, जलवायु इम्पोर्टेंट है कपास के लिए, गन्ने के लिए, इन सब के लिए। किस प्रकार की जलवायु होती है भी? सम जलवायु होती है, समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। क्योंकि अगर उष्ण जलवायु होगी तो फिर तो वो वैसे ही सूख जाएगा, उष्ण जलवायु में तो वैसे ही सूख जाएगा, काटते ही सूख जाएगा। इसीलिए जलवायु भी हमें देखनी होती है कि जिस क्षेत्र में हम ले जा रहे हैं, जहाँ पे हम मिल को स्थापित कर रहे हैं, अगर उस मिल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम जितनी भी राई करेंगे उसमें से कुछ तो भाप बन करके ही उड़ जाएगी, भाप बन करके ही खत्म हो जाएगी। तो उससे भी क्या होता है? नुकसान होता है। इसीलिए उसके लिए जलवायु भी इम्पोर्टेंट होती है। फिर होता है ऊंचावच कैसा है। अब ऐसा तो नहीं कि हम पहाड़ी के ऊपर बना दें कारखाना, पहाड़ी के ऊपर नहीं बना सकते, हमें समतल जगह पर बनाना होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं उद्योगों के स्थानीयकरण से। तो ये जो हमारा क्षेत्र है मैदानी, तो मैदानी क्षेत्रों में उद्योग जो है वो स्थापित किए जाएंगे।